बात कर ली थी गवर्नर की। गवर्नर के बारे में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? तो गवर्नर को मैंने बताया कि प्रेसिडेंट की तरह से होता है, ठीक है ना। स्टेट के अंदर गवर्नर प्रेसिडेंट की तरह होता है, ये बात हमने कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ये बताया कि भाई गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। क्या बताया अपॉइंटमेंट कैसे होता है गवर्नर का? गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है ना। गवर्नर का अपॉइंटमेंट यानी गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। अब उसके लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रिक्वायरमेंट दे रखी है? तो आपने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 35 साल का बंदा होना चाहिए और इंडियन होना चाहिए। फिर बाय कन्वेंशन जो है कुछ और भी है, तो एक दो बातें मैंने बताई थी। क्या क्या? एक पहली बात ये बताई थी कि क्या होगा, स्टेट का नहीं होना चाहिए, होम स्टेट का नहीं होना चाहिए, सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए। दूसरा, चीफ मिनिस्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, है ना, तब जाके आप अपॉइंट करें। आपने किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया गवर्नर, यानी किसी ने अपॉइंट कर दिया, लेकिन इन दोनों का टाइम टू टाइम वायलेशन भी होता रहा है, आपको पता है। अब क्या हुआ कि किसी बंदे को गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। गवर्नर अपॉइंट करने के बाद में क्या है, वो 5 साल तक उसका रहता है सर्व करना, लेकिन ऐसा कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, जब मर्जी तब, यानी अंडर द वारंट एंड हैंड एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है, जब मर्जी वो प्रेसिडेंट उसको हटाना चाहे हटा सकता है। एक बात तो ये समझ में आ गई। अब प्रेसिडेंट हटाना चाहे हटा सकता है, ठीक है, जब मर्जी तब हटा सकता है, ठीक है। 5 साल है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब जब मैंने बताया कि गवर्नमेंट नहीं आती है, हटा देते। कोई नई गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने जब चेंज करना शुरू कर दिया। जैसे अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, अभी कल कांग्रेस गवर्नमेंट आ जाए, तो कांग्रेस क्या करेगी? अपने बंदे को, जिसको अपने बंदे को वो प्रेसिडेंट बनाएगी, गवर्नर बनाएगी। क्यों? क्यों आपको गवर्नर रखेगी, है ना। तो ये सिस्टम है कि भाई आपको गवर्नर तब रखा जाएगा जब आप उनके दोस्त हो, उनके साथ क्यों, मतलब हर पार्टी, जब कोई नई पार्टी आएगी, क्योंकि ये प्रेसिडेंट की पावर है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट की पावर है, क्या, गवर्नर को अपॉइंट करना। और प्रेसिडेंट कोई भी काम बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जब तक वो नहीं कहेगी तब तक कुछ करेगा नहीं। तो यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा और, मिनिस्ट्री है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो कहेगा वही प्रेसिडेंट करेगा। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से जिसको चाहेगा उसको गवर्नर अपॉइंट करवाएगा। तो एक तरह से कहने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन एक तरह से ध्यान रखिएगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एजेंट नहीं लिखा हुआ है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उसको प्रेसिडेंट कंसीडर, सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करता है कि एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये कोई मेयर एजेंट नहीं है गवर्नमेंट का, लेकिन करता तो वो एजेंट की तरह ही काम है इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ठीक है, प्रैक्टिकली। अच्छा, अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट होगा, इलेक्शन नहीं होगा, ये बात क्लियर होगी गवर्नर की। उसके बाद क्या होता है कि गवर्नर का वही पोजीशन है जो पोजीशन प्रेसिडेंट के सेंटर के अंदर है, स्टेट के अंदर गवर्नर की वही पोजीशन है। अब उसको ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ उसको दिलवाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, कंसर्न हाई कोर्ट का, जिस भी हाई कोर्ट का वो बन रहा है। और अगर जो है, अब इसमें एक ट्विस्ट और है, ठीक है ना, कि गवर्नर, अच्छा, जो गवर्नर को ओथ कौन दिलवा रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये तो दिलवा रहा है। अच्छा, अब अगर मान लो कि ऐसा हो कि हाई कोर्ट उस स्टेट में ना हो, भाई ऐसा भी तो है कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, तो उस स्टेट में हाई कोर्ट ही ना हो, तब क्या होगा? मतलब मेरे स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न हाई कोर्ट का कहीं है ना, वो करेगा, ठीक। मान लीजिए कि कंसर्न हाई कोर्ट कहीं ना कहीं तो होगा, तो वो उसका चीफ जस्टिस करेगा। और इसी में एक बात और ऐड कर लीजिए, क्या, कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनको कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है, ठीक है ना। कौन दिलवाता है? गवर्नर दिलवाता है। अब मान लीजिए कि जो है 2 गवर्नर है, मान लीजिए 2 स्टेट है और उनका एक हाई कोर्ट है, लेकिन गवर्नर 2 है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है और दोनों स्टेट के गवर्नर अलग अलग है। बात समझ रहे हैं आप? दोनों स्टेट के गवर्नर अलग अलग है और हाई कोर्ट एक है। तो कौन सा जो है, जो जज है हाई कोर्ट का, उसको कौन सा गवर्नर दिलवाएगा? समझ में आ रही बात? कौन दिलवाएगा? तो ध्यान रखिएगा, कौन दिलवाएगा? जिस स्टेट के अंदर सीट होगी, मतलब किसी स्टेट के अंदर सीट होगी ना, लेट से क्या नाम है, क्या नाम है, आंध्रा का और तेलंगाना का, मान लो कि एक ही कोर्ट है, ठीक है ना, मान लो, और वो अगर तेलंगाना के अंदर है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट में तेलंगाना का जो गवर्नर होगा दिलवाएगा। बात आ गई समझ में? यानी हाई कोर्ट की जहां सीट होगी वहां का गवर्नर दिलवाएगा। ये बात क्लियर है?
तो थोड़ी सी ट्विस्ट थी यहाँ पे ये बात, और तो इसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ओथ दिलवाने के बाद में फिर क्या है, वो अपनी गवर्नर फंक्शन करेगा, उसको राजभवन मिलेगा रहने के लिए। गवर्नर की पावर ज्यादा नहीं है, क्यों नहीं है गवर्नर की पावर ज्यादा, वो एक्सरसाइज उसी तरह से होता है, यानी कि उसको डायरेक्ट इलेक्शन से चूज किया नहीं जाता है, साइन उसका वही भी रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, यानी कि जितने भी, लेकिन उसके पावर और फंक्शन हम उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह प्रेसिडेंट के पढ़ते हैं, लेकिन वो रियल में पावर एंड फंक्शन किसकी है, चीफ मिनिस्टर। इतनी सी बात, आप इतनी बात समझ में आ गई। तो चीफ मिनिस्टर जो कहेगा कि कोई बाइंडिंग है उसके ऊपर तो वो करेगा। तो ये बातें हमने कर ली, तो उसके लिए कानून बनाने के, उसको जितने भी अपॉइंटमेंट होंगे कहने के लिए वो सारे गवर्नर ही करना है, जाहिर सी बात है करना है, उसका साइन होगा, वो अलग बात है कि पीछे से ऑर्डर कहीं से आए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से। उसके अलावा ऑर्डिनरी बिल में साइन जब तक नहीं करेगा, उसके पास क्या क्या पावर है, कल मैंने आपको बता दिया था कि भाई क्या क्या पावर है। एक तो अगर ऑर्डिनरी बिल है तो वो एक तो साइन कर दे, दूसरा विदहोल्ड कर दे, साइन ना करे, चांसेस यही है ना, और रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, या प्रेसिडेंट के कंसल्ट के लिए, प्रेसिडेंट से पूछने के लिए रोक सकता है, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए रख सकता है, रिजर्व कर सकता है उसको, ठीक है ना। लेकिन अगर एक बार वो बिल पहुंच गया कहाँ पे, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो फिर गवर्नर बीच में से हट जाएगा, फिर प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन डायरेक्ट होगा स्टेट लेजिस्लेचर का, क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में फिर क्या होता है कि भाई अगर कोई मनी बिल है तो मनी बिल में जिस तरह प्रेसिडेंट की कहानी है कि भाई ये रिटर्न नहीं कर सकता है, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, ठीक है ना, वो सारी कहानी वही है मनी बिल के केस में। उसके बाद में फिर क्या है कि डेथ सेंटेंस को जो है गवर्नर पार्डन नहीं कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, डेथ सेंटेंस को पार्डन गवर्नर नहीं कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। बाकी सारी पावर्स उसी तरह से हैं जिस तरह से प्रेसिडेंट की पावर्स है। तो आपको मैंने टेबल बताया था, टेबल आपने कल ही बता दिया था, टेबल पढ़ लीजिएगा। टेबल आपने गवर्नर की मैंने कल बात कही थी, किसी को कोई डाउट हो गवर्नर में तो पूछ लीजिए पहले आप, कोई डाउट है। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है तो आपके लिए चीफ मिनिस्टर समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, चीफ मिनिस्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। कैसे चीफ मिनिस्टर क्या है, देखिए अपॉइंटमेंट कौन, जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है उसी तरह चीफ मिनिस्टर स्टेट के अंदर होता है। एक बात ध्यान रखिए, वहां पे क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होता है, यहाँ पे रियल हेड स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है ना। बाकी गवर्नर को सजेशन देने का काम वहाँ, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर करता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर करता है, तो सेम वही कहानी है। अच्छा, अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट कर, गवर्नर करेगा, लेकिन गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन एक बात आप याद रखेंगे क्या, कि गवर्नर अपने मन से तो अपॉइंट करेगा नहीं, मेजोरिटी पार्टी जो भी आएगी। अब इसका क्या होता है, इसमें जो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, क्या होती है, विधानसभा, विधानसभा की वोटिंग होती है, उसमें जो भी स्टेट का जितनी भी मेजोरिटी हो उसके 50% से ज्यादा सीटें चाहिए, ठीक है ना, जो भी वहां पे सीट्स हो लोकसभा विधानसभा की, तो विधानसभा की जितनी भी सीट्स हैं उसका कितना चाहिए, मोर देन 50%। वो जिसकी बन गई मेजोरिटी, जिसको मिल गई लोकसभा, सॉरी लोकसभा कह रहा हूँ, विधानसभा, विधानसभा के अंदर जिसको मेजोरिटी मिल गई उसकी आपको क्या बनेगी, सरकार बनेगी। बात समझ में आ गई, विधानसभा में जिस भी पार्टी को मेजोरिटी मिल गई या कोalition को मेजोरिटी मिल गई तो उसकी सरकार बनेगी। अब मेजोरिटी किसको मिली, मेजोरिटी किसको मिली, मान लो यूपी के अंदर बीजेपी को मिली, ठीक है, तो सरकार किसकी बनेगी, बीजेपी बनेगी। अब आप गवर्नर का मन करे कि किसी और को अपॉइंट करते तो नहीं कर सकता, अपॉइंटमेंट जरूर गवर्नर को करना है बट नहीं, हाँ लेकिन हैंग पार्लियामेंट हो जाए, किसी को मेजोरिटी ना मिले, ठीक है। और कोई पार्टी लार्जेस्ट पार्टी जो हो, बाई कन्वेंशन तो यह है कि जो लार्जेस्ट पार्टी हो उसके लीडर को बुलाए कि भाई अपनी, मैं आपको बनाने दे रहा हूँ चीफ मिनिस्टर, अपनी मेजोरिटी साबित कर दो फ्लोर ऑफ हाउस पे, जोड़ तोड़ लो एमएलए को, ठीक है ना। तो एमएलए जिसके पास ज्यादा होंगे, यानी वो मैजिक नंबर जो होता है मोर देन 50%, वो हो जाएगा तो बंदा चीफ, वहां पे सरकार बन जाएगी, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब उस गवर्नर को बताएगा कि भाई किस किस को मेरी कैबिनेट में बनाओ, जिनको ये मिनिस्ट्री दो, इनको ये मिनिस्ट्री दो, इनको ये मिनिस्ट्री दो, ठीक है ना। नॉर्मली स्टेट के अंदर मिनिस्ट्री के बजाय डिपार्टमेंट होते हैं, लेकिन ठीक है वो भी मिनिस्ट्रीज ही हैं एक तरह से, ओके। अच्छा, बात समझ में आ गई होगी। तो चीफ मिनिस्टर हो गया, चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, अब चीफ मिनिस्टर को रिजाइन करना किस होगा तो किसको करेगा, गवर्नर को करेगा, लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर रिजाइन करते सरकार गिर जाएगी, वही सेम चीज सिचुएशन वही, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, और किसी मतलब एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि चीफ मिनिस्टर जो होता है क्या वो लेजिस्लेटिव असेंबली का ही मेंबर होना चाहिए, काउंसिल का भी हो सकता है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो या काउंसिल का भी हो सकता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर हो सकता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ओके। जिसे जिस दो हाउसेज हैं, मान लो जहाँ पे जैसे बाइकैमरल मतलब दो हाउसेज और यूनिकैमरल मतलब एक हाउस, तो जिन स्टेट्स के अंदर दो हाउसेज हैं उनमें दोनों अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, जैसे कई बार ऐसा कंफ्यूजन करने के लिए आपको बोलते हैं कि अपर हाउस जो है यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका बंदे को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो बंदा, इस बात को एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा, क्योंकि एक दो बार मैंने कहीं कोई सी स्टेट उसमें देखा था
एकदम क्लियर कट वर्ड में ध्यान रखिएगा कि असेंबली का जो बंदा होता है, ठीक है ना, असेंबली का बंदा होता है वो तो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता ही होता है। कंफ्यूजन कहाँ होती है जब काउंसिल की बात आती है कि काउंसिल का बंदा, जो कि काउंसिल, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शन तो हो नहीं रहा है काउंसिल का, तो उसका बंदा क्या चीफ मिनिस्टर हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से प्रेसिडेंट हो मतलब प्राइम मिनिस्टर भी किसी लोकसभा या राज्यसभा किसी का भी बंदा हो सकता है, उसी तरह यानी। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हमेशा लोअर हाउस का ही बंदा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अपर हाउस या लोअर हाउस दोनों का हो सकता है। इसी तरह स्टेट के अंदर भी है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा, ठीक है, वो लोअर हाउस से भी हो सकता है और अपर हाउस यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकता है और लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकता है। लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में से किसी से भी हो सकता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आपको रेफरेंस 4 में दे रखा होगा कि सी राजगोपालाचारी इन मद्रास तमिलनाडु के अंदर 1952 के अंदर, मोरारजी देसाई इन बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र में 1952 में, और सी बी गुप्ता, ठीक है, इन यूपी इन 1960 एंड बीपी मंडल बिहार के अंदर 1968 में अपॉइंट किए गए थे चीफ मिनिस्टर, जबकि वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे। किसके थे? तो इसलिए ये एग्जांपल भी याद रखिएगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में कई बार ऐसा पूछ सकता है, खासकर बीपी मंडल बिहार और यूपी वाले में सीबी गुप्ता जो हैं, उनको यूपी में 1960 के अंदर क्या बनाया गया था, ये रेफरेंस आप याद रख लीजिएगा। जो काउंसिल के मेंबर थे, लेकिन वो क्या बनाए गए थे, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट बनाए गए थे। क्लियर है? ओके। ओथ कौन दिलवाएगा इसको? ओथ कौन दिलवाएगा? गवर्नर दिलवाएगा। इतना तो याद रहेगा। वही ओथ ऑफ सिक्रेसी वगैरह लेगा, सब कुछ है, ठीक है। ये सारी बातें अपनी जगह पे। फिर आपको एक सैलरी वैलरी जो है वो सब सैलरी चीफ मिनिस्टर की वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सारी इंफॉर्मेशन देगा। वही सारी जो बातें उसमें थी, उसके साथ किसके साथ? प्राइम मिनिस्टर के साथ वही बातें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें और हैं जो अदर पावर के अंदर है, उसको ध्यान रखिए कि ही इज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट प्लानिंग बोर्ड। वो चेयरमैन किसका होता है? जैसे वो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होता था, फिर नीति आयोग का प्राइम मिनिस्टर, उसी तरह स्टेट प्लानिंग बोर्ड का चेयरमैन होता है, ठीक है ना। वाइस चेयरमैन होता है जितने भी आपके जोनल काउंसिल्स होते हैं, आगे आप पढ़ोगे जोनल काउंसिल्स पढ़ोगे और इंटर स्टेट काउंसिल पढ़ोगे, तो इंटर स्टेट काउंसिल का तो मेंबर होता है, क्या होता है? इंटर स्टेट काउंसिल का मेंबर होता है, और वाइस चेयरमैन कंसर्न जोनल काउंसिल का होता है, ठीक है ना। नीति आयोग वगैरह में भी ये मेंबर होता है, आपको पता है, ठीक है ना, होता है ना। चीफ स्पोक पर्सन है गवर्नमेंट का। और एक ध्यान रखिएगा, प्री के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि क्राइसिस मैनेजर इन चीफ स्टेट में कौन होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्री में, आपने देखा होगा। तो ये क्राइसिस मैनेजर इन चीफ स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। और सेंटर के अंदर कौन होता है क्राइसिस मैनेजर इन चीफ? प्राइम मिनिस्टर होता है, याद रखेंगे। ओके फाइन। तो वो लीडर होता है स्टेट का, ठीक है, जितने भी चीजें हैं, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके लिए जो रेलेवेंट आर्टिकल है 163 है, 164 है ये, और 167 है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज की बात करते हैं। और काउंसिल ऑफ एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर, वो बात होती है। तो आपने ये भी बात समझ ली, ठीक है ना। ये स्टेट के मतलब प्राइम मिनिस्टर से कंपेयर कर लीजिए, बात समझ में आ गई होगी। प्राइम मिनिस्टर नहीं समझ में आया है तो एक बार जाके आप प्राइम मिनिस्टर चैप्टर पढ़िएगा, प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है बस उससे कंपेयर कर लेंगे, बात खत्म है। कोई खास उसमें वो नहीं है, बस ये ध्यान रखिए बात सारी वही है जो सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर की पावर है, वही पावर इसकी है, ठीक है ना। क्राइसिस मैनेजमेंट चीफ के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का मतलब क्या है? वही आप समझिए कि जैसे सेंटर के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, इसी तरह स्टेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना। जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस करती है, उसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। क्लियर है? ओके। और इसको क्या नाम है, ये आपस में सारा जो मिनिस्ट्री चलाते हैं वो यही लोग चलाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी बात की गई, यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आप नोट करेंगे, ठीक है, कि गवर्नर सारा काम कौन करेगा? गवर्नर को एडवाइस करने का सब कुछ काम कौन करेगा? वो कौन करेगा? आर्टिकल 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री एड एडवाइस जो करेगी वो गवर्नर को करेगी। दूसरा आर्टिकल 164 के अंदर थोड़ा सा प्रोविजन है मिनिस्ट्री के ऊपर कि चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करेगा, फिर उसके कहने पर क्या होगा? बाकी मिनिस्टर्स अपॉइंट होंगे, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई होगी सबके, ठीक है। ट्राइबल इंचार्ज वगैरह वो सब होगा। लेकिन द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिएगा, सेकंड पॉइंट जो है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। अब यहाँ कंफ्यूज कहाँ किया? एक बार क्वेश्चन आया है झारखंड पीसीएस आई थिंक या बिहार पीसीएस में, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, यही जगह पे असेंबली की जगह काउंसिल डाल दिया था। क्या डाल दिया था? काउंसिल। तो ये काउंसिल की स्ट्रेंथ नहीं होती, ध्यान रखिएगा। 12 टोटल मेंबरशिप ऑफ द नॉट काउंसिल बट द असेंबली, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि क्या नाम है, लेजिस्लेटिव असेंबली के बजाय यहाँ पे काउंसिल के बजाय असेंबली है, यानी 15% जो है क्या होगा? 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। और सेंटर के अंदर क्या है? सेंटर के अंदर 15% किसका है? लोकसभा का, ठीक है ना।
लोकसभा का 15% है। देखा है हमने ना, नहीं देखा है, याद नहीं है? सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री खोलो फटाक से, खोलो और सेकंड पॉइंट पढ़ो वहां उसका। ऐसे कैसे कम याद नहीं है? मैंने मार्क करवाया है उसको, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का पहला पेज मार्क करो, देखो मार्क करवाया मैंने कि 15% से ज्यादा नहीं हो सकते लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की, ठीक है? लिखा हुआ है ना मार्क, 15% से ज्यादा लोकसभा लिखा है ना? और वो क्या नाम है, और क्या नाम है, इन इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर, और वो वहां पे इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना? इन स्टेट शैल नॉट लेस देन, और स्टेट के अंदर 12, लेकिन 12 से कम भी नहीं रख सकते, ठीक है ना? ओके, 12 से कम नहीं रख सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा ये 12 वाला जो फिगर है ये इसके लिए, दिल्ली के लिए 10 है केवल, ठीक है? 10 से कम नहीं हो सकते। A number of, ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किया गया, a member of the either house of state legislature belong to any political party who is disqualified on the ground of, वो बताया था मैंने क्या, डिफेक्शन के ग्राउंड पर अगर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ है तो उसको मिनिस्टर भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना? और वो मिनिस्टर होल्ड करेगा ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, वो आपको पता है। और गवर्नर जो है उनको ओथ दिलवाएगा, ओथ ऑफ सीक्रेसी दिलवाएगा, और मिनिस्टर जो होंगे वो जो है, देखिए मिनिस्टर जो कि मेंबर नहीं है किसका, लेजिस्लेचर का या काउंसिल का मेंबर नहीं है, वो 6 महीने के अंदर मेंबर बन जाना चाहिए, उसको अपॉइंट किया जा सकता 6 महीने के लिए, ठीक है? सैलरी जो है मिनिस्टर्स वगैरह की कौन डिटरमाइन करेगा? अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, चीफ मिनिस्टर का हो या काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का, सैलरीज वगैरह डिसाइड कौन करेगा? अब क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, तो आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, ओके? वो जबकि अपॉइंटमेंट वो कर रहा है, ठीक है ना? कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, कंडक्ट बिजनेस ऑफ द, आर्टिकल 166 क्या है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है गवर्नमेंट के, ठीक है, वो किसके, गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे वहां पे, लेकिन उसमें गवर्नर की अपनी कोई डिस्क्रेशन नहीं होगी जब तक कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कहेगी उसी के हिसाब से काम होगा, ठीक है? चीफ मिनिस्टर उसको कम्युनिकेट करेगा जो भी बातें होंगी गवर्नर को कि भाई ये हम डिसीजन लेने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा करेंगे, ठीक है? और मिनिस्टर जो होगा उसको राइट होगा कि वो जिस भी हाउस का मेंबर है, जैसे वहां याद करो सेंटर के अंदर राइट है कि वो हाउस, राज्यसभा का मेंबर तो लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा का मेंबर तो राज्यसभा में भी बोल सकता है, ठीक है? अपने हाउस में तो बोलेगा ही। नेचर एंड, और जो नेचर होगा एडवाइस, जो भी मतलब मिनिस्टर एडवाइस देते हैं, ठीक है, उसको कहीं क्वेश्चन कहीं पे मतलब कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने क्या एडवाइस दिया था, क्या, ठीक है? अपॉइंटमेंट किसका होगा? अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, उसके बाद उसके कहने पर बाकी सारे अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है? ओके। और कुछ जगहों पे जैसे ट्राइबल जो है वो बंदे वगैरह भी होते हैं, ट्राइबल जो मिनिस्टर वगैरह भी अपॉइंट किए जाएंगे, ये भी एक प्रोविजन है। ऑथ और सैलरीज ऑफ मिनिस्टर जो है वो मैंने बता दिया। और उसके बाद कलेक्टिवली रिस्पांसिबल, स्टेट लेजिस्लेचर को इंडिविजुअली रिस्पांसिबल है, बेसिकली इंडिविजुअली रिस्पांसिबल भी होते हैं वो। इट स्टेट दैट द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द गवर्नर, दिस मींस दैट गवर्नर कैन रिमूव द प्रेसिडेंट इन एनी टाइम, ठीक है? वो एक्चुअल में वो कॉन्फिडेंस जो है किसी भी मिनिस्टर को हटा सकता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर की मतलब वो नहीं है सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन है चीफ मिनिस्टर की। अगर चीफ मिनिस्टर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो आप हट सकते हैं। बाकी मैंने वहां भी बताया था कि नो लीगल रिस्पांसिबिलिटी है, यहाँ भी नो लीगल रिस्पांसिबिलिटी है, ठीक है ना? कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल मैंने आपको बता दिया कि भाई जो है यहाँ पे क्या होता है, जैसे वहां पे एक होता था ना कि क्या होता था, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता था, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता था, और फिर क्या होता था, डिप्टी मिनिस्टर होता था, याद है? और उसके अलावा क्या नाम है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते थे, ठीक है ना? यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, ranking of the minister, they are determined by the chief minister according to the urgencies of the time and requirement of the situation. Like at the center in the state too, the council of minister consists of the 3 categories, namely cabinet minister, minister of state and deputy minister. यहाँ भी 3 categories हैं, ठीक है? बस उनकी सैलरीज वगैरह उसमें सब में डिफरेंस होता है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है हेड होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट के, वो जैसे होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, इनके सबके ये हेड होते हैं। और दे आर द मेंबर ऑफ द कैबिनेट, और जो भी मीटिंग होती है सब उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे सकते हैं और किसी के साथ अटैच भी कर सकते हैं। डिप्टी मिनिस्टर जो होती है वो रैंक होती है, वो उसको अटैच किया जाता है किसी कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह के साथ, ठीक है? असिस्ट करने के लिए, समझ में आई बात? और जरूरत पड़ने पर यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि इसने दिल्ली ने किए थे लेकिन वो एक्सीड कर रहे थे, तो उसको माना गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री 15% जो ये रूल है 15% वाला, इससे आप मतलब वायलेट कर रहे हो, और इसलिए फिर वो कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो आपको याद होगा। कैबिनेट जो होता है मैंने बताया था इनर सर्किल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का इनर सर्किल जो होता है वो कैबिनेट होता है, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है किसी भी गवर्नमेंट में, राइट?
उसके अलावा कैबिनेट कमिटीज होती है। कैबिनेट कमिटीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज होती हैं जो कि स्टैंडिंग एंड अडॉक होती है, जो मैंने जैसे उसमें बताया था सेंटर की, उसी तरह स्टेट की होती है। याद हो गया होगा आर्टिकल 163, 164, 166, 167, 177, ये सारे आर्टिकल जो है दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अगर अपॉइंट करनी होती है, अपॉइंटमेंट तो सारे गवर्नर ही करेगा, ठीक है, अपॉइंटमेंट सारे गवर्नर ही करेगा, लेकिन किसके कहने पर करेगा, ये ना डिप्टी। और यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात नहीं है, डिप्टी मिनिस्टर की बात है, जो आप यहाँ पे बात कर लो, दिस इज डिप्टी मिनिस्टर। मैंने आपको क्या बताया था, 3 मिनिस्टर होते हैं, क्या तीन मिनिस्ट्रीज है ना, एक है आपका क्या नाम है कैबिनेट मिनिस्ट्री, तीन सेगमेंट है, कैबिनेट मिनिस्ट्री, दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, तीसरा डिप्टी मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट तो वही करेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकता है ना दिया जाए, ठीक है ना, ओके। ये मेंबर कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड नहीं करते क्योंकि कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। अच्छा यहाँ पे है एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आल्सो इंक्लूड डिप्टी चीफ मिनिस्टर। द डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर द लोकल पॉलिटिकल रीजन। वो पॉलिटिकल रीजन के लिए हो, कुछ भी हो, लेकिन जितने भी मिनिस्टर हैं उन सबका अपॉइंटमेंट, चाहे वो डिप्टी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर ही करेगा, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप कहोगे गवर्नर करेगा, ठीक है। बाकी वो किस रीजन से किया जा रहा है, क्या है, कई बार होता है कि 2 बंदे इक्विवेलेंट पावरफुल है और दोनों की वजह से किसी में पॉलिटिक्स हुई है जबरदस्त, मतलब वो उन्होंने पार्टी ने बहुत अच्छा वो किया है, गद्दावर नेता है, अब वो कह रहा है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, दूसरा बोल रहा है मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और दोनों नेता बहुत धाकड़ हैं, एक रीजन का एक है, एक रीजन का एक है। अब समझ में नहीं आ रहा किसको बनाया। जैसे यूपी के अंदर भी थोड़ा सा हुआ था कि किसको बनाया जाए चीफ मिनिस्टर, तो उसमें राजनाथ सिंह का नाम पिक्चर में था। राजनाथ सिंह भी बहुत बड़े नेता है, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के, लेकिन वो भी मतलब थे कि यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनके ऊपर एक बात हुई, फिर आदित्यनाथ के ऊपर बात हुई, फिर क्या नाम है उनके ऊपर मौर्य के ऊपर भी बात हुई थी, लेकिन फिर मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि आदित्यनाथ को बनाया जाए, योगी आदित्यनाथ जी को जो है चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो ये सारी बातें जो होती है ना, ये कौन डिसाइड करता है, ये पार्टी डिसाइड करती है, ठीक है ना, पार्टी की जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी। अच्छा जिसको एक बार बना दिया गया फिर वो सर्वा वो सब चलाएगा। तो 2 टर्म से तो चीफ मिनिस्टर योगी जी है ना हमारे यहाँ के। वैसे एक बात मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं, पर्सनली इंसान कोई भी, चाहे आप कितना भी वो कहो, किसी को कुछ भी वो करो, अगर आप योगी से पर्सनली मिलोगे ना, ही इज अ नाइस मैन, पॉलिटिकली जो भी हो, मैं बता रहा हूँ आपको कि पॉलिटिकली कोई कैसे भी बोल रहा हो, जिसको देखो एक पॉलिटिकल वो भी होता है कि इंसान को क्या नाम है ऐसे बोलना पड़ जाता है कि ये ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स है, लोगों को मास मोबिलाइजेशन करना है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, लेकिन पॉलिटिक्स आदमी अलग तरीके से करता है। लेकिन जब आप मतलब आपसे पर्सनली मिलते हो आदमी को, तो लगता है यार ये तो भी बहुत अच्छा इंसान है। हम सामने से हो सकता है, जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स के दिमाग में ये रहता है कि भाई मोदी तो बहुत बुरा आदमी है ना, है ये है वो है वो है, लेकिन जब आप उससे पर्सनली मिलोगे ना, तुम्हें भी उसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज आपको दिखेगी। इसी तरीके से बहुत सारे योगी आदित्यनाथ को जैसे वो बोलते हैं, जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं तो लगता है कि मतलब बहुत अभी सबको, सारे मुसलमानों को तो मारे ही डालेंगे ना, जैसे स्टेटमेंट भी इस तरह के कई बार आते हैं कि ये लोग, लेकिन जब आप पर्सनली मिलते हो तो नहीं, वैसा कुछ ऐसा नहीं होता। तो आदमी का जैसे है, तो जैसे क्या होता है ना कि पॉलिटिक्स एक अलग चीज होती है, पर्सनली इंसान दूसरी तरह से भी होता है, तो इसलिए कोई नहीं। तो वहां पे जैसे एक पार्टी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि मेरी पॉलिटिक्स के लिए कौन सा अच्छा बंदा है, जो कि मेरी मतलब अगर इसको मैंने पोजीशन दी तो ये मेरे लिए आगे बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पॉलिटिकली सोचना होता है। तो वो समझते हैं कि 2 बंदे बराबर के इक्विवेलेंट अगर स्टेटस के हैं, अगर मैंने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया तो ये नाराज, इसको बनाया तो ये नाराज, तो क्या करते हैं, एक को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर में भी है केस है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमेशा नहीं बनाया जाता, लेकिन अडवाणी को बताओ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था किसके टाइम पर, अटल बिहारी के टाइम पर। अटल बिहारी जी के टाइम पर किसको बनाया गया था, अडवाणी को। अडवाणी क्यों बनाया गया था, लालकृष्ण अडवाणी को क्या बनाया था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। क्यों, क्योंकि रथ यात्रा वत्रा जो हुई थी, राम मंदिर वाला जो सारा प्रोपेगेंडा वो सब चीजें हुई थी, जो वो सब करा किसने था, अडवाणी उसमें मेन रोल में थे, ठीक है ना। तो उसके बाद में और तो वहां पे एक सॉफ्ट, लेकिन अटल एक बहुत बड़े नेता थे, अटल जी बहुत बड़े नेता थे, तो उनको बनाया जाए, ये भी बनने की दावेदारी उसमें है, तो इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। तो इस तरह से पॉलिटिकल चीजों को, जिसमें लिखा है ना कि ये जो पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कई बार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सेंटर के अंदर प्राइम मिनिस्टर और स्टेट के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, ठीक है ना, वो पॉलिटिकल रीजन होते हैं। अच्छा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं कुछ और होता है, लेकिन पॉलिटिकली कुछ और करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे हम दोनों बातें लेके चल रहे हैं, आपको समझ में आ गई होगी लगभग बात। अच्छा फिर आता है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर को आप देखेंगे तो क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या चीज है, जैसे सेंटर के अंदर पार्लियामेंट, ठीक है ना, लेजिस्लेचर का मतलब कानून बनाने वाला, ये मैंने पहले बता दिया है। तो सेंटर के अंदर पार्लियामेंट है, तो स्टेट के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर है। वहां पे लोकसभा है तो यहाँ पे विधानसभा है,
वहां पे राज्यसभा है, यहाँ पे विधान परिषद है। बात समझ में आ गई? ठीक है, वहां पे एमपीज होते हैं, यहाँ पे एमएलएज होते हैं। वहां पे एमपी ऑफ राज्यसभा होता है, ठीक है, यहाँ पे एमएलसीज होते हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे जैसे वहां पे अब जनता वोट करती है लोकसभा को, लोकसभा की वोटिंग डायरेक्ट होती है, उसी तरह विधानसभा की भी जनता की वोटिंग करती है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है ना, और जैसे वहां पे राज्यसभा में एमएलएज वगैरह वोट करते हैं, डायरेक्ट वोटिंग नहीं होती, इसी तरह से यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। एक तरह से इसमें जो है ग्रेजुएट्स हैं, कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, टीचर्स हैं, उसके अलावा एमएलएज हैं, उसके अलावा जो है म्यूनिसिपैलिटी वगैरह के मेंबर्स हैं, लोकल बॉडीज अथॉरिटी से, वो लोग चुन चुन के भेजते हैं और कुछ गवर्नर अपॉइंट करते हैं, किसमें? काउंसिल के अंदर। ठीक है, और मैंने अभी जो क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था कि काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो कभी भी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, किसके? टोटल मेंबरशिप जो है वो 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसके? असेंबली के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 40 है, जो पीसीएस में क्वेश्चन आया था, याद करो, मैंने बताया था ये। तो ये वो वाली वही बात है कि विधानसभा जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें जो बंदा होता है विधानसभा का वो एमएलए होता है, कौन होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और विधानसभा का जो मेंबर होता है, और जो उसी वही जो अगर मेजोरिटी हो जाती है विधानसभा के इलेक्शन में, ठीक है, वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी है। और अगर क्या नाम है आप मेजोरिटी आ जाती है तो आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आपकी सरकार बनेगी स्टेट के अंदर। गेटिंग? इसी तरह से उसके बाद में इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो परमानेंट हाउस है दूसरा, उसका समझ लो कि डायरेक्ट जनता वोट नहीं करती, उसमें ग्रेजुएट्स वोट कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स कर रहे हैं, वो 1/12 1/3 1/3 ऐसे करके है। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा, और जो बचेंगे उसको गवर्नर करेगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक तो ये समझ में आपको पहले ये समझना चाहिए कि एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। एज की बात करें तो वही बात वही है, जो वहां पे क्राइटेरिया है लोकसभा का 25 साल 25 साल, यहाँ भी है 30 साल तो 30 साल यहाँ भी है। ठीक है ना, सारी बातें वही हैं। बस यहाँ पे एक बात ये रहेगी कि विधानसभा जो है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद में थोड़ा सा वो कंपेयर करेंगे। लोकसभा तो ज्यादातर काम करती है जैसे विधानसभा काम कर, वो लोकसभा वो विधानसभा वैसी काम करती है जैसे लोकसभा करती है। लेकिन विधान परिषद का मसला ये है राज्यसभा से थोड़ा सा, मतलब काम तो वही है, लेकिन थोड़ा सा जैसे वहां पे जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो चेयरमैन होता है, किसका? राज्यसभा का। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं, तो इन्हीं में से चुना जाएगा बंदा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा रहेगा। और इसी तरीके से थोड़ा बहुत हल्के फुल्के चीजें, क्योंकि हर स्टेट में विधान परिषद है भी नहीं, केवल 6 स्टेट में विधान परिषद है। यूपी बिहार में है, महाराष्ट्र कर्नाटका में है, और क्या नाम है आपका, आंध्रा और तेलंगाना में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में था तो खत्म कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये है। बाकी सारे फंक्शन जैसे आप देखते हो कि स्पीकर होता है तो विधान वहाँ लोकसभा में है, यहाँ विधानसभा में है। ठीक है, डिप्टी स्पीकर होता है, यहाँ भी वही चीज है। वहाँ चेयरमैन होता है, यहाँ भी चेयरमैन है काउंसिल के अंदर। डिप्टी चेयरमैन होता है, यस, वहाँ भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, यहाँ भी पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, दोनों हाउसेज में। ठीक है ना, वहाँ पे टेन्योर लोकसभा का 5 साल है, यहाँ भी विधानसभा का 5 साल है। वहाँ 6 साल है राज्यसभा का, यहाँ भी 6 साल है किसका? विधान परिषद का। ठीक है ना, क्लियर है? परिषद यहाँ पे हाँ 1/3, ये सेम सारी सिचुएशन उसी तरीके से चलती है। ठीक है ना, आप देख लें इसको, देखें तो यहाँ पे ये बात समझ लीजिए कि बाई कैमरल सब जगह नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बार कंपोजिशन क्या है, तो स्ट्रेंथ लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम 500 डिसाइड की गई है। आप देख लीजिए पहले पेज पे, कंपोजिशन ऑफ जो असेंबली है वो कितनी है, 500 है मैक्सिमम, और मिनिमम 60 है। कितनी है? 60 है मिनिमम 60 होनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश है और सिक्किम है और गोवा है, इसमें मिनिमम फिक्स कर दिया गया है 30 इन केस। ठीक है, कितना कर दिया गया है? 30, एंड 30 इन केस इनके सबकी फिक्स ये है। However, in case of Arunachal Pradesh, Sikkim and Goa, the minimum number is fixed 30, and in case of Mizoram and Nagaland 40 और 46। ठीक है, तो 30 सीट्स किसकी किसकी कर दी हैं? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा की मिनिमम कितनी कर दी है, नंबर ऑफ फिक्स कितनी कर दी है? 30। और इन केस ऑफ मिजोरम और नागालैंड कितना है? 40 एंड 46 रिस्पेक्टिवली। मिजोरम और नागालैंड की 46 ये कर दिया। नहीं तो बाकी जितने भी स्टेट है सबकी फिक्स है कितनी? 60। मिनिमम 60 होनी चाहिए स्ट्रेंथ की, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की। कितनी है? 403 सीट। 403 सीट, ओके, 403 4 जो भी देख लीजिएगा। और नॉमिनेटेड मेंबर, अच्छा उसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर वाली कहानी मैंने बताया, अभी अमेंडमेंट करके खत्म की गई, नहीं तो थी वही। ठीक है, तो उसके बाद में आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन रीएडजस्टमेंट, वही जो पहले लिखा हुआ था वही सेम वहां पे भी लिखा हुआ है, 26 तक फिक्स है, 26 के बाद होगा। ठीक है ना, अभी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा, सीट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, जो है वो है। ठीक है ना, उसके बाद में SC ST की रिजर्वेशन भी है, वही जो जैसा सेंटर के अंदर था उसी तरह स्टेट के अंदर है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ, अनलाइक द पार्लियामेंट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है ना, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, एंड मिनिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड 40। याद करो,
मैंने ये बताया भी था, याद है? अरे भाई ये प्री में क्वेश्चन आया था पीसीएस में, तो मैंने बताया था कि मिनिमम स्ट्रेंथ 40 रहेगी और 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। इट मींस दैट द साइज ऑफ द काउंसिल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द असेंबली, यानी असेंबली स्टेट की के ऊपर किसकी साइज डिपेंड करती है, काउंसिल की, ठीक है। इट इंश्योर द प्रोमिनेंट एंड डायरेक्ट इलेक्शन, तो फिक्स, ठीक है ना, क्लियर है। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, तो मैनर ऑफ इलेक्शन में ध्यान रखिएगा 1/3 जो है वो तो क्या नाम है, कौन, म्युनिसिपैलिटीज वाले और लोकल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह वाले 1/3 मेंबर को इलेक्ट करेंगे। 1/12 टीचर, 1/12 स्टूडेंट, ठीक है, ग्रेजुएट एंड टीचर, ओके, क्लियर है। स्टेट के जो टीचर हैं जो कि मतलब सेकेंडरी स्टैंडर्ड से ऊपर वाले टीचर हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड से ऊपर वाले जो टीचर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो है उससे नीचे नहीं हो सकते सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। 1/12 वो करेंगे, 1/12 मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ओके। और 1/3 कौन करेगा, एमएलएस करेंगे, कौन करेगा, एमएलएस ऑफ द स्टेट करेंगे, और ठीक है, ओके। तो 1/3 इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट फ्रॉम अमंग द मेंबर हु आर द, देखो तो ये लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, तो रिमाइंडर जो बची हुई सीट है वो 1/6 बचेंगी, देखो 1/3 हो गया, 2/3 बचा, 1/12 करके 1/6 बचा, 1/6 जो बचेंगे उसको कौन करेगा, नॉमिनेट करेगा गवर्नर, ओके। तो ये रहेगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा, जैसे कि आप सबको पता है कि ड्यूरेशन जो है वो 5 साल है उसका, किसका, लोकसभा, जैसे लोकसभा का ड्यूरेशन उसी तरह असेंबली का ड्यूरेशन जो है वो कितना रहेगा, 5 साल रहेगा, ठीक है ना, क्लियर है, 5 years। और देखिए यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द काउंसिल क्या है, तो राज्यसभा एंड द काउंसिल लाइक द राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज कंटिन्यूइंग चैम्बर है, इट इज परमानेंट बॉडी, और उसमें जो है हर वही है ना, 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होंगे और 6 साल तक रहेगा, ठीक है ना, वो पूरा कहानी वही है, ओके। ठीक है, हाँ बोलो, हाँ जैसे वहाँ का सर कि चीफ मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है तो सरकार गिर जाती है। सर वहाँ जो कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, तो दोनों में वो दोनों भी वैसे ही नेता है, दोनों वहाँ के लगभग इक्वल के, तो वहाँ भी ये बात चल रही थी कि कुछ टाइम तक ऐसा बात चल रही थी कि कुछ टाइम तक डीके शिव कुमार इनको सिद्धरामैया को बनाया गया। नहीं वैसे रिजाइन वो नहीं कर रहे हैं, वो इंटरचेंज हो रहा है। देखो वो क्या हो रहा है कि वो मेजोरिटी नहीं खींची जा रही है, आप बात समझिए, वो सिर्फ ये हो रहा है कि वो रिजाइन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो पावर ट्रांसफर करवा रहे हैं, वो एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्ट्रेंथ तो बनी हुई है ना उनकी, स्ट्रेंथ किसकी बनी हुई है, लोकसभा में, उसकी विधानसभा में स्ट्रेंथ बनी हुई है किसकी, मतलब जिसकी, मतलब जो पार्टी की स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मेजोरिटी तो है ना, तो पार्टी तो कुछ वो मेजोरिटी फिर साबित कर देगा। देखो जैसे मान लो उसने रिजाइन कर दिया, उसने अपनी काउंसिल मिनिस्ट्री अलग की, ठीक है, उसने अपनी दूसरी मिनिस्ट्री सेटअप करनी है, तो वो सरकार गिर गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब उसने क्या करा, एक होता है रिजाइन कर देना कि ठीक है अब दोबारा री इलेक्शन होगा, ठीक है, एक होता है रीएडजस्टमेंट कर देना कि भाई हम लोग कोalition से गवर्नमेंट चलाएंगे, कुछ दिन तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, कुछ दिन हमारा चीफ मिनिस्टर, और फिर वो चीफ मिनिस्टर में सिर्फ ऊपर ऊपर एग्जीक्यूटिव चेंज होते हैं, लेजिस्लेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सरकार में कोई चीज नहीं, वो एडजस्टमेंट होता है। और जैसे कि उद्धव ठाकरे वगैरह और बीजेपी के बीच में भी था कुछ दिन, फिर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो गया, शिवसेना और कांग्रेस के बीच में हो गया था, तो ऐसी चीजें करते हैं लोग, ठीक है ना, उसमें फिर वो उठापटक चलती रहती है, तो ये है, वो तो रीएडजस्टमेंट वगैरह है, वो उसको दैट इज नॉट, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये सारा जितना भी है भैया, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा है ना, मतलब ठीक है, इसमें आप देखेंगे सारा जो सेंटर का है वही स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं आप, कोई मुश्किल वाला नहीं है। क्वारम यहाँ भी है, क्वारम वहाँ भी था, क्वारम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, क्वारम यहाँ भी, ओथ वहाँ पे भी दिलवाना है, यहाँ पे भी ओथ दिलवाना है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। ओथ कौन कर दिलवाएगा, गवर्नर की ड्यूटी दिलवाना, या कोई बंदा उनको उसमें से वो करे, ठीक है ना, वो सारी बातें वही है। और बाकी सब जो जितने भी देखते हैं आप लोग, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, वही आपका देखो समनिंग, एक बार देख लो पेज पलट के, समनिंग है, एडजमेंट है, प्रोरोगेशन है, डिसोल्यूशन है, क्वारम, वोटिंग, ये सारा जितना पार्लियामेंट था उसमें सारा राइट ऑफ मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल, वहां पे अटॉर्नी जनरल था, यहाँ एडवोकेट जनरल हो गया, फर्क बस इतना है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं। और बाकी बिल जैसे पास होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सारी वही कहानी है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है ऑर्डिनरी बिल के केस में, मनी बिल के केस में, भाई ऑर्डिनरी मनी बिल ही होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट में आएगा नहीं, सिवाय उसके कि जब रेटिफिकेशन के लिए आ जाए, ठीक है, कोई चीज बात आ जाए तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ज्यादातर केसेस में असेंबली और क्या काउंसिल इक्वल है, लेकिन कुछ ऐसे मनी बिल वगैरह के केस में इक्वल नहीं है, जैसे वहां पे राज्यसभा की केस में है ना, ठीक है, कलेक्टिव प्रिविलेज और इंडिविजुअल, तो वह जो कहानी है
वो सारी अगर आपने पार्लियामेंट पढ़ ली स्टेट समझ में आ जाएगा। कुछ डिफरेंस था जो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। अगर अब आपको चाहे आप पार्लियामेंट का लेक्चर मेरा देख लोगे, ठीक है, तो अगर एक बार देख लोगे सारी बातें वहीं से कंपेयर कर लो। जो डिफरेंस था मैंने बता दिया, एक सिर्फ स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, इलेक्शन में डिफरेंस है। इलेक्शन में क्या है, जैसे 1/3 लोकल बॉडीज, 1/3 एमएलए, 1/12 टीचर एंड स्टूडेंट, 1/6 बचा वो कौन करेगा, गवर्नर करेगा। ये अपॉइंटमेंट काउंसिल का है, स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल बस इसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब लगभग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ये तो आपको पता ही है कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में तो करेगा नहीं, वो तो सेंटर की पावर है ना, तो बस सिंपल है। बाकी तो बाकी सारी कहानी जो है वो यही है। तो इसका कोई मुश्किल काम नहीं है, आप एक बार देख लीजिएगा। मेरा कल की छुट्टी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसको पहले ध्यान रखिए। कल आपका ऑफ है, संडे है, आप लोग ऑफ चाह रहे हैं, तो कल आप लोग पार्लियामेंट को जाके, कितने सीरीज है, पूरी पार्लियामेंट की सीरीज हो गई, 10-12 लेक्चर हो गए, 10-12 घंटे हो जाएंगे, है ना। तो जो पोर्शन आपको यहाँ डिफिकल्ट लगे वो उस पोर्शन में जाके देख लेना जो मैंने बताया। इसको पढ़िएगा, इसको देखिएगा, पार्लियामेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वारम वाला पढ़ना है तो क्वारम वाला लेक्चर देख लीजिएगा, कुछ और पढ़ना है यानी स्टेट को पढ़िएगा और सेंटर वाला लेक्चर देखिएगा, सिमिलर दिखेगा, सारा समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, समझाया मैंने डिटेल में वही है, इसीलिए सिर्फ कंपैरिजन करना है, कुछ करना है। ओके, क्लियर है भाई। आपके यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और वैसे भी आपको टीचमेंट पे भी मिल जाता है, जिसका जिसमें वो हो। आप लोग मेरे लेक्चर्स को पार्लियामेंट वाला देख लीजिए। अगर देखिए गवर्नर वाला जब चैप्टर पढ़े तो पार्लियामेंट वाला उसको देख लीजिए, प्रेसिडेंट वाले लेक्चर को देख लीजिए। अगर आप चीफ मिनिस्टर देख पढ़ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर देख लीजिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री सेंटर की पढ़ रहे हैं, स्टेट की पढ़ रहे हैं, सेंटर देख लीजिए। अगर आप स्टेट को पढ़ रहे हैं, मैंने डिफरेंस बता दिया है। और क्या नाम, अगर आप स्टेट किसको पढ़ रहे हैं, सेंटर नहीं, ये स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ रहे हैं, तो आप पार्लियामेंट को पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट, अभी हाई कोर्ट पढ़ेंगे कल, तो आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, यानी वीडियोस आप उसकी देख लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर कंफर्म हो जाएगा। कहीं डिफरेंस होगा वहां मैं अपने आप मार्क करवा दूंगा। इसीलिए मैंने इतना डिटेल में आपको पढ़ाया, टाइम लिया है ना पढ़ाने में, ताकि इधर आपका दाएं दाएं हो जाए। जब आपने क्वारम पढ़ रखा है तो क्वारम क्या है, वहां भी वही था, मिनिमम स्ट्रेंथ जिससे हाउस चलेगा, या 1/10, यहाँ भी वही बात है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट वहां भी था, यहाँ भी एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। मोशन वहां भी था, यहाँ भी मोशन है। रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, यहाँ भी वहां भी, ठीक है। बात समझ में आ गई। कल का टाइम वेस्ट मत कर लेना, अगर टाइम है, अगर टाइम ले रहे हो तो कल अपना ये काम कर लेना, ओके, ताकि ये हम फटाफट कंप्लीट कर ले। कहां तक करोगे, स्टेट लेजिस्लेचर तक कर लेना। जो डाउट होगा मैं कल डिस्कस कर लूंगा, ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, अल्लाह हाफिज़।